Hello everyone, welcome class 12 to today's video lecture. Class today we will proceed with the topic of capital structure. Class तीनों decisions complete करने के बाद अब हमारा next topic है capital structure. ये टॉपिक काफी लेंदी है क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट पहले अपने आप में समझना है, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर समझना है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, देन ट्रेडिंग और इक्विटी का कॉन्सेप्ट है जो इसके अंदर कवर होता है. तो छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो इस टॉपिक के अंदर कवर होते हैं. ओके, तो व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेसिकली द रेशियो और वी कैन से द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन द टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. यानी कंपनी के पास जो भी टोटल कैपिटल है, सपोज कंपनी की टोटल कैपिटल ₹20 लाख है, फॉर एन एग्जांपल 20 लाख है, तो उसमें कितना डेट है, मतलब कितना पैसा कंपनी ने बोरोड फंड से जो है एक्वायर किया है, एंड इक्विटी मतलब कितना पैसा कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू करके एक्वायर किया है. ठीक है, यानी कि जो टोटल कैपिटल, आई एम रिपीटिंग इट अगेन क्योंकि ये बेस है, ये मेन डेफिनेशन है कैपिटल स्ट्रक्चर की, यानी टोटल जो कैपिटल है कंपनी के पास उसमें कितना पैसा डेट से आया है एंड कितना पैसा इक्विटी से आया है, इसे हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर. नाउ लेट्स रीड द डेफिनेशन. कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द प्रोपोर्शन और रेशो बिकॉज ये अपॉन में है ना, डेट अपॉन इक्विटी, तो सिंपल सी बात है हम प्रोपोर्शन या रेशो की बात कर रहे हैं. Capital structure means the proportion of ratio of debt and equity used for financing the operations of the business. The capital structure should be such that which increases the wealth of shareholders. क्लास हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हम ये चीज पढ़ रहे हैं कि हम कोई भी डिसीजन लेंगे, चाहे छोटा चाहे बड़ा, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ. यानी आपको कैपिटल स्ट्रक्चर भी अपना इस तरीके से प्लान करना है जिससे कि शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो. इज दैट क्लियर? तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आपको पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बार बार ये रखना है क्लास, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर. इज दैट क्लियर क्लास? नाउ लेट्स मूव डीपर इनटू द कॉन्सेप्ट. नाउ सी क्लास, ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग बिफोर बट वी हैव टू discuss it once again in the topic of capital structure. कि क्लास कैपिटल स्ट्रक्चर में हम जिन दो सोर्सेस की बात कर रहे हैं, इक्विटी एंड डेट, उनको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. इक्विटी यानी ओनर्स फंड, उसमें क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस. एंड अगर हम बात करें डेट की, तो डेट का मतलब आपको पता है क्लास, जिसके अंदर मतलब जब आप पैसा लेते हो जिससे, तो वो आपका क्रेडिटर होता है. फॉर एग्जाम्पल आप लोन ले रहे हो बैंक से, तो बैंक आपका क्रेडिटर है. डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हो, आप पब्लिक को डिबेंचर इशू करके उनसे पैसा ले रहे हो, तो पब्लिक आपकी क्रेडिटर है जिसमें आपको इंटरेस्ट पे करना होता है. देयर इज अ फिक्स्ड कमिटमेंट टू पे इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी. तो ये कुछ इक्विटी के एग्जांपल्स है, इक्विटी के सोर्सेज है, डेट के सोर्सेज है, इन्हें अभी एक बार सिर्फ रिवाइज करना था. अब क्लास ध्यान से बात सुनो, मैं फिर से एक बार कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला उठा रही हूँ, टॉपिक उठा रही हूँ. क्यों? क्योंकि अब आपको मुझे ये बताना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर को हम सिंपल बात बोलते हैं, अ मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड. जैसे अभी मैंने बोला कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो अभी हमने जस्ट डिस्कस करा, उसके अंदर हमने क्या डिस्कस करा कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी. It is the most popular method of calculating the capital structure that it is equal to debt equity ratio. आपने अपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, डेट इक्विटी रेशियो जो होती है डेट अपॉन इक्विटी, उसी को बेसिकली हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं. तो इट कैन बी कैलकुलेटेड एज डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी. और क्लास नाउ मार्क दिस थिंग, this is the most popular formula of calculating capital structure, that's okay, but or there is another formula. Capital structure can be calculated as the proportion of debt out of total capital. This is the another formula, that capital structure can be calculated as proportion of debt out of total capital. Total capital means debt plus equity. क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये दोनों फॉर्मुलेज मेंशन है, तो क्लास आपको दोनों फॉर्मुलेज के बारे में ही क्लियर होके चलना है. That capital structure is equal to debt upon equity, or we can simply say proportion of debt out of the total
capital. This thing clear class? Yes class, now I have to discuss some minute points जो NCERT में काफी important है, उन्हें specifically mention किया गया है. Cost of debt is lower than cost of equity. Why? ये इतना सिंपल सेंटेंस नहीं है जितना आप समझ रहे हो. कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होता है. ठीक है, यहां फ्लोटेशन कॉस्ट की बात नहीं हो रही है क्लास. आई हैव नॉट यूज द वर्ड फ्लोटेशन कॉस्ट. फ्लोटेशन कॉस्ट जो है, फ्लोटेशन कॉस्ट वो होती है जो इशू करते टाइम खर्चा होता है. डिबेंचर इशू करते टाइम जो खर्चा है, इक्विटी इशू करते टाइम जो खर्चा, जो एक्सपेंसेस है, वो फ्लोटेशन कॉस्ट है. यहां मैं फ्लोटेशन कॉस्ट की बात नहीं कर रही हूं, इसलिए आप अच्छे से अटेंशन यहां पे दें. कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. पहले तो वाई, अब ध्यान से सुनो क्लास. जो लेंडर्स हैं, ठीक है, लेंडर्स यानी जो कंपनी को पैसा दे रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर भी कंपनी को पैसा दे रहे हैं, डिबेंचर होल्डर्स भी कंपनी को पैसा दे रहे हैं. बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, तभी आपको समझ आ पाएगा. क्लास जो लेंडर्स हैं उनका रिस्क किसमें कम है? डिबेंचर्स में कम है. इसमें जो रिस्क है लेंडर्स का वो कम है. वाई? क्योंकि यहाँ पे लेंडर्स को फिक्स रिटर्न, फिक्स इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा फॉर श्योर. यहाँ पे जो रिस्क है कॉस्ट ऑफ इक्विटी की वो ज्यादा होती है. ये रिस्की है क्योंकि इसमें शेयर होल्डर को फिक्स नहीं है कि उसे कितना डिविडेंड मिलेगा, और मिलेगा भी या नहीं मिलेगा ये भी कोई फिक्स नहीं है. कुछ फिक्स नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल. बट यहाँ पे लेंडर्स को श्योरिटी है कि रिस्क नहीं है, लेंडर्स को एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा. क्लास एज अ रिजल्ट, क्योंकि इसमें रिस्क इतना कम है और ये रिस्की है, तो लेंडर्स को पता है यार यहाँ पे तो हमें एश्योर्ड रिटर्न मिलता है, मतलब, और लेंडर्स को पता है कि मैच्योरिटी पे हमें सारा का सारा प्रिंसिपल अमाउंट में मिल जाएगा. एज अ रिजल्ट लेंडर्स रिक्वायर अ लोअर रेट ऑफ रिटर्न एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. यानी लेंडर्स जो हैं उन्हें अगर आप इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू द रेट ऑफ डिविडेंड. जनरली क्योंकि रिस्की है तो रेट ऑफ डिविडेंड ज्यादा होता है. यहाँ पे एश्योर्ड रिटर्न्स हैं तो जो रेट ऑफ रिटर्न है यानी जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू रेट ऑफ डिविडेंड. इसलिए कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. समझ आ रही है क्लास बात? मैं फिर से रिपीट कर रही हूं कि जो रिस्क है वो लोअर है डेट में एज कंपेयर टू इक्विटी. देयरफॉर लेंडर्स रिक्वायर्ड अ लोअर रेट ऑफ रिटर्न एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. दूसरी बात ध्यान से सुनना क्लास, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इंटरेस्ट है, जब आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स देते हो इट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस. यानी जब आपकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट होगी कि आपको कितना टैक्स भरना है, तो टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते टाइम जो आपने इंटरेस्ट दिया है वो डिडक्ट हो जाता है. मतलब जो भी आपकी इनकम पे टैक्स लगता है ना, जो भी टोटल इनकम होती है उस पर टैक्स लगता है. तो जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है ये टैक्स डिडक्टेबल है. आपकी इनकम में से टैक्स पहले माइनस हो जाता, आपकी इनकम में से पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस हो जाता है, तो कम इनकम बचती है, उस पर टैक्स लगता है, तो टैक्स डिडक्टेबल बोलते हैं इसमें, क्योंकि इस पे टैक्स आपका बच जाता है. बट क्लास आपने पढ़ा था कि जो इक्विटी शेयर होल्डर पे जो डिविडेंड होता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड देता है उस पे कंपनी को टैक्स देना पड़ता है. तो ये सस्ता हुआ ना, इट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस. समझ आ रही है आपको बात? कि जब भी कंपनी की टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट होगी तो उस टाइम जिस इनकम पे टैक्स लगता है, जिस इनकम पे टैक्स लगता है उस इनकम में से पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस हो जाता है, तो इनकम कम हो जाती है तो टैक्स कम लगता है. जबकि इसमें कंपनी जो डिविडेंड देती है उस पे कंपनी टैक्स पे करती है, उस पे कंपनी टैक्स देती है. तो ये उस हिसाब से क्या हुआ, सस्ता पड़ा कंपनी को, इससे फायदा हुआ. तो इसलिए क्लास इन दो पॉइंट्स की वजह से कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि इसके लेंडर्स को लोअर रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, वो सेटिस्फाइड रहते हैं. दूसरी बात, क्योंकि वो फिक्स है, फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा उन्हें, मैच्योरिटी पे प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगा. दूसरी बात, जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर क्लास? डेट, ये तो एक पॉइंट हमने डिस्कस करा क्लास. सेकंड पॉइंट है डेट इज
रिस्कियर देन इक्विटी। क्लास ये पॉइंट हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको बहुत शॉर्ट में डिस्कस करूंगी। डेट क्यों रिस्की होता है कंपनी के लिए? डेट इज रिस्कियर देन इक्विटी, व्हाई? बिकॉज क्लास डेट के ऊपर कंपनी को कमिटमेंट है, एक कमिटमेंट है कंपनी की कि उसे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना ही करना है। इंटरेस्ट फिक्स जो है वो पे करना ही करना है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, irrespective of the fact that whether the company is earning profit or loss। जबकि इक्विटी पे कंपनी की मर्जी है, वो कितना डिविडेंड देना चाहती है, इस साल देना भी चाहती है, नहीं देना चाहती, वो कंपनी के ऊपर है। बट ये कंपनी के लिए रिस्की क्यों है डेट? ये हमने बहुत बार डिस्कस करा है, क्योंकि इसमें कंपनी को एक कमिटमेंट है, कंपनी इज फोर्स्ड, कंपेल्ड, उसे देना ही देना है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट। अगर कंपनी इसमें कोई डिफॉल्ट करती है तो इट में फोर्स द बिजनेस टू गो इनटू लिक्विडेशन, कंपनी पे एक्शन हो जाएगा एंड कंपनी को लिक्विडेट भी होना पड़ सकता है स्ट्रिक्ट एक्शन से, अगर आप डेट पे इंटरेस्ट नहीं देते या प्रिंसिपल अमाउंट टाइम पे नहीं करते हो तो। इज दैट क्लियर क्लास? ये चीज समझ आ रही है? अब क्लास ध्यान से देखो, इसीलिए कहते हैं कि अगर कंपनी डेट ज्यादा इशू करती है, क्योंकि ये रिस्की है, अगर कंपनी डेट ज्यादा इशू करती है तो इट इंक्रीजेस द फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस ऑन द बिजनेस। समझ आ रही है अब ये बात कि अगर कंपनी डेट ज्यादा इशू करती है तो कंपनी का फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा, क्योंकि वेदर इट इज अर्निंग प्रॉफिट और लॉस डजंट मैटर, उसे इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा, उसे मैच्योरिटी पे प्रिंसिपल अमाउंट पे बैक करना ही करना पड़ेगा। क्लास में इन चीजों पे बार बार एम्फोसाइज क्यों कर रही हूँ, हर चीज को मैं दो बार रिपीट क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आप खुद देखोगे एमसीक्यूज में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में यही चीजें घुमा फिरा के आने वाली है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप फाइनेंशियल, ये जो फाइनेंस के ऊपर बेस्ड आपके 2 चैप्टर्स है 9 और 10, आप समझ पाओगे। You have to go deeper into the concept, सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो क्लास यानी अगर डेट ज्यादा होता है तो कंपनी की फाइनेंशियल चार्जेस या फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाती है। इज दैट क्लियर? लेकिन फिर भी क्लास कंपनी को सोच समझ के लेना चाहिए डिसीजन, दोनों का एक प्रॉपर मिक्स लेना चाहिए, ऐसा मिक्स लेना चाहिए जिससे, कैसा मिक्स लेना चाहिए? जिससे कंपनी की शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो सके। Is that clear class? Now let's move to the next topic. Now see class, next topic financial leverage. class ये छोटे छोटे टॉपिक आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं जिनके ऊपर पूरा पूरा पैराग्राफ है, हेडिंग नहीं है बट पैराग्राफ है, इनके ऊपर एमसीक्यूज हैं। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होती है क्लास? द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल, द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल, यानी आपकी ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर में टोटल डेट कितना है, ठीक है क्लास? फाइनेंशियल लीवरेज के भी 2 फॉर्मूलेज हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर के थे, डेट अपॉन इक्विटी, और अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाए तो प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द टोटल कैपिटल, ये टोटल कैपिटल हो गई डेट अपॉन इक्विटी, ठीक है क्लास? अब एक बहुत, ये तो सिंपल सी चीज है, ये तो आपको समझ आ गई। अब इससे जुड़ा हुआ मैं एक इंपॉर्टेंट नोट आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ जिसके ऊपर एमसीक्यू बेस्ड आते हैं। एज द फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीजेस, क्या है फाइनेंशियल लीवरेज? द प्रोपोर्शन ऑफ डेट, यानी अगर क्वेश्चन में ये आ रहा है कि एज द फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीजेस, इसका मतलब क्या है? एज द अमाउंट ऑफ डेट इंक्रीजेस। समझ रहे हो इनडायरेक्टली कैसे ट्विस्ट करा क्वेश्चन को? सिंपल नहीं बोला कि इंक्रीज यूज ऑफ डेट, उन्होंने क्या बोला? एज फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीजेस। फाइनेंशियल लीवरेज मींस प्रोपोर्शन ऑफ डेट, यानी जैसे जैसे प्रोपोर्शन ऑफ डेट बढ़ेगा तो क्लास 2 इफेक्ट होंगे इसके। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ फंड्स विल डिक्लाइन, ये भी हमने डिस्कस करा क्योंकि डेट जो है वो चीपर है। मैंने तभी स्पेसिफिकली डिस्कस करा था पॉइंट कि कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि जैसे फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ेगी, प्रोपोर्शन ऑफ डेट बढ़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ फंड जो है आपकी वो डिक्लाइन हो जाएगी, क्योंकि डेट जो है वो क्या है? चीपर है। बट सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा। ये मैंने सेकेंड पॉइंट डिस्कस करा था
कि डेट जो है वो रिस्की होते हैं। तो अब आप खुद देखो, इंक्रीज यूज ऑफ डेट से आपके दो इफेक्ट हैं। पहला, कॉस्ट ऑफ फंड डिक्लाइन हो जाएगी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड आपकी फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगी। इज दिस थिंग क्लियर क्लास? ये चीज आपको क्लियर हो रही है? नाउ क्लास, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये कॉन्सेप्ट जनरली स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है, और ध्यान से सुनना क्लासेस को, ये इजी कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, रेजिंग ऑफ मोर डेट, अगर कंपनी ज्यादा डेट इशू करती है तो क्लास उससे इक्विटी शेयर होल्डर्स का फायदा होता है। अब आप सोचोगे ये कैसे हो सकता है कि कंपनी ज्यादा डेट इशू कर रही है और उससे इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ रही है? हाउ इज इट पॉसिबल? बट क्लास ये कॉन्सेप्ट है कि डेट कंपनी अगर इशू करती है, कंपनी ज्यादा डेट इशू करती है तो उससे इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ती है। अब देखो कैसे, ध्यान से सुनना, ये चीज बुक में नहीं है आपके, बट मैं आपको एक फ्लो चार्ट बता रही हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा। देखो क्लास, जब कंपनी ज्यादा डेट इशू करती है तो इसका मतलब है कि उसे जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा पे करना पड़ेगा। भाई जब डेट ज्यादा इशू करा है तो इंटरेस्ट जो है उसे ज्यादा पे करना पड़ेगा। अब जब कंपनी इंटरेस्ट ज्यादा पे करेगी, तो आपको पता है इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, तो टैक्स क्या हो जाएगा? कम। डेट इंक्रीज हुआ तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ज्यादा देना पड़ा, या इंटरेस्ट ऑन डेट ज्यादा देना पड़ा। ज्यादा इंटरेस्ट दिया तो वो तो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है, तो टैक्स कम हुआ। टैक्स कम हुआ तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। भाई जब टैक्स कम दोगे तो आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ही कंपनी क्या देती है? डिविडेंड। डिविडेंड दे, तो जब जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा कंपनी क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगी? डिविडेंड। कॉमन सेंस की बात है ना क्लास, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा डिविडेंड, यानी ईपीएस बढ़ जाएगा, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर बेसिकली आप सिंपल लैंग्वेज बोलूं तो डिविडेंड। अर्निंग पर शेयर मतलब पर्टिकुलर एक शेयर पे शेयर होल्डर्स की अर्निंग यानी डिविडेंड। तो समझे, ये फ्लो चार्ट है क्लास जो पूरे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में क्लियर करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि डेट इंक्रीज करेंगे तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी। उसका एक ही लॉजिक है, डेट बढ़ा, इंटरेस्ट ऑन डेट बढ़ा, जिससे टैक्स कम हुआ क्योंकि इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। प्रॉफिट बढ़ा तो ईपीएस बढ़ा। बट क्लास, देयर इज वन कंडीशन, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी सिर्फ और सिर्फ तभी फॉलो होती है, ये कंडीशन बच्चे बुक में पढ़ना भूल जाते हैं। इतना तो पढ़ लेते हैं कि अच्छा डेट बढ़ा तो शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ी, बट ये पढ़ना भूल जाते हैं कि इसकी एक कंडीशन है। सिर्फ एक कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तभी इंक्रीज इन डेट रिजल्ट्स इन मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। फिर से बोल रही हूं मैं, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तभी डेट इंक्रीज करने से शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ती है। मोर डेट विल रिजल्ट इन मोर शेयर होल्डर्स अर्निंग। वो कंडीशन क्या है? ओनली व्हेन ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अकाउंट से हमने रेशो कैलकुलेट करी होगी, इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट। क्लास ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तभी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी फॉलो होगी, यानी कि ज्यादा डेट से शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी। एंड वो कंडीशन क्या है? व्हेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट। इज दैट क्लियर क्लास? ये चीज आपको क्लियर हुई है? ठीक है, तो क्लास ये मैंने आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ही, कि डेट इंक्रीज होने से आपका ईपीएस बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन कब? जब एक कंडीशन फॉलो, व्हेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लास आज हमने कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट समझा जो बहुत जरूरी था, फाइनेंशियल लिवरेज का कॉन्सेप्ट समझा, मैंने बहुत डीपली कॉन्सेप्ट्स को समझाया है ताकि आप सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ।
आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, ठीक है। फिर भी क्लास अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज में तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।